स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। सिर्फ स्लीपी की वीडियोस भी देखी हैं। स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। मेरा नाम स्वाति शर्मा है। मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में रैंक 17 आई है। मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट था और मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रहा है। मुझे इस साल PSIR में 304 मार्क्स आए हैं, जो इस साल के हाईएस्ट मार्क्स माने जा रहे हैं। मेरे इस थर्ड अटैम्प्ट की 3 साल की जर्नी में मैंने अपने ऑप्शनल पे काफ़ी काम किया है। मेरा ग्रेजुएशन की डिग्री भी BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में रही है, जिस वजह से मुझे एक हेल्प मिली सब्जेक्ट को और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने में। बट आई थिंक अगर आपको किसी भी ऑप्शनल को सिलेक्ट करना है तो वो प्योरली आपके चॉइस बेस्ड और इंटरेस्ट बेस्ड पे होना चाहिए। साथ ही आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो UPSC का सिलेबस है ऑप्शनल के लिए, आप जो भी ऑप्शनल सिलेक्ट कर रहे हैं उसको समझने में और उसको साथ ही प्रेजेंट करने में आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए। उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हों, सही आपके पास एक गाइडेंस मिले, उसके लिए आपके पास एक टेस्ट सीरीज़ हो जिसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें। आपके अगर चाहें तो आप किसी टॉपर की कॉपीज़ के थ्रू एनालाइज करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके ऑप्शनल सिलेक्शन के लिए बहुत मैटर करती है। साथ ही ऑप्शनल का एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होना, और या अगर आप किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास बहुत सारे इश्यूज़ आएँ। तो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए भी आपके ऑप्शन सिलेक्शन में ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर बात करें मेरे ऑप्शनल की, तो मैंने बुक लिस्ट की अगर बात करें तो मैंने शुभ्रा रंजन मैम के पोस्टल कॉरेस्पॉन्डेंस नोट्स अपने घर पे ही मंगा लिए थे जब मैं अपने घर से तैयारी कर रही थी। मैंने उन नोट्स को काफ़ी बार उसको रिवाइज़ किया है। साथ ही मैंने वैल्यू एडिशन के लिए पॉलिटिकल थ्योरी OP गोपा की बुक भी पढ़ी थी। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए मैंने सुब्रता मुखर्जी वाली बुक पढ़ी थी, और मैंने इग्नू के भी कुछ नोट्स रेफ़र किए थे अपने पेपर 2 के लिए। इग्नू के नोट्स जब आप रेफ़र करें तो आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि आपके नोट्स बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं हो जा रहे हैं। अगर बात करें PSIR की नोट मेकिंग की, तो मैंने ये इंश्योर किया था कि मेरे सिलेबस के हर टॉपिक पे, हर स्कॉलर पे, हर थ्योरी पे मेरे पास एटलीस्ट इतने सफिशिएंट नोट्स हों विद गुड कंटेंट, जो मैं रिटेन भी कर पाऊँ इन द एग्ज़ाम हॉल, ताकि वो हमारे आंसर में एक उसकी झलक आए कि सिर्फ हम एक कुछ ऐसे ही नहीं लिखे जा रहे हैं, हमें अपने सब्जेक्ट की एक अंडरस्टैंडिंग है, वो शो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही अगर बात करें टेस्ट वगैरह की, तो मैंने शुभ्रा रंजन मैम का क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज़, जो कि मेंस के टाइम पे उनका आता है, मैंने वो लिया था। मैंने उसमें 4 सेक्शनल लिखे थे और मैं उसमें FLTs लिख पाई थी। मैंने अपने सेक्शनल टेस्ट की चेकिंग कराई थी, पर FLTs मैं चेक नहीं करवा पाई थी। बट आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट आप 1 से 2 FLT ज़रूर लिखें। प्रीलिम से पहले मैंने अपने PSIR के लिए एक डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था एनलाइट IAS का, जिससे मैं हर दिन हर टॉपिक का एटलीस्ट एक PYQ एड्रेस करती थी, जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि और स्ट्रक्चरिंग बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर हम स्विच करें मेंस प्रीलिम्स के बाद मेंस की प्रिपरेशन पे, तो शुभ्रा रंजन मैम का जो क्रैश कोर्स है उसमें वो आंसर राइटिंग के ऊपर काफ़ी फोकस करती हैं। कैसे आंसर्स को आपको इंटरलिंक करना है, कैसे आपको थ्योरी को पेपर के पार्ट B से कनेक्ट करना है, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हैं। उनकी जो करंट अफेयर की क्लासेस हैं वो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपका करंट कवर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम, स्पेशली फॉर पेपर 2 पार्ट B। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनके क्रैश कोर्स के थ्रू आपको हेल्प कर सकती हैं। अगर हम स्टार्ट करें पेपर 1 से, तो पार्ट A जो कि पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है और स्कॉलर्स के ऊपर बेस्ड है, तो शुभ्रा मैम के नोट्स मुझे सफिशिएंट लगे। मैंने बस इतना इंश्योर किया था कि मैं उनको जितना कंसाइज बना सकूं, जितना शॉर्ट बना सकूं। स्कॉलर्स के नेम उनके बुक्स के साथ मेंशन करना, ये मेरा एक स्पेशल
एस्पेक्ट रहता था आंसर्स में। उसके लिए मैंने ओपी गौपा पॉलिटिकल थ्योरी के अगर मुझे कोई और स्कॉलर मिलता था जिस मुझे लगता था कि जिससे मैं अपने आंसर में अलग एक वैल्यू एडिशन कर सकती हूँ तो वो मैं करती थी। बात करें पेपर 1 पार्ट बी की जो कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसके लिए भी मैम के नोट्स मोर देन सफिशिएंट हैं। बाकी आप GS 2 में भी सेम कंटेंट पढ़ते हैं। इस पार्ट के लिए आपको ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स वगैरह आ रहे हैं आप उन्हें काफ़ी ध्यान से पढ़ें। अगर आपको न्यूज़पेपर में कोई ऐसी लाइन मिल जा रही है जो हमारे स्टैटिक टॉपिक्स हैं जैसे प्रेसिडेंट की पावर्स, गवर्नर का रोल, जुडिशरी का रोल, जिसके लिए आप एक अलग सा इंट्रो तैयार कर सकते हैं तो वो आप प्लीज़ एक डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करके रखते जाएं ताकि जब आपका रियल एग्ज़ाम पास आए तो आप उसमें से आपको जो बेस्ट लगे आप उसको निकाल के अपने आंसर में रख सकें। बात करें अगर पेपर 2 पार्ट ए की जो कि इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है तो ये वाले पेपर के लिए भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स इनफ हैं। उसके लिए और कोई मटेरियल आपको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये इंश्योर करना होगा कि PYQ में टॉपिक्स किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं आप उनके ऊपर अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। सिमिलरली इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी के लिए भी मेरा सेम ही सोर्स रहा है। बस वही PYQ पे एनालिसिस वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बात करें पेपर 2 पार्ट बी की जो कि हमारी इंडिया एंड द वर्ल्ड है, इसके लिए हमारे करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे इंडिया का क्या पोजीशन है इन दी ग्लोबल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वो देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे रशिया के साथ क्या इश्यूज़ हैं, US के साथ हमारे रिलेशंस किस तरह इम्पैक्ट हो रहे हैं, ये चाइना हमारे इंडिया के पोजीशन को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, नॉट ओनली इन एशिया बट ओवरऑल वर्ल्ड, ये सब चीज़ें समझना और उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर्स का इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज हो गया, द हिंदू का एडिटोरियल या फिर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज हो गया, इन सब की आप हेल्प ले सकते हैं ताकि आपको इश्यूज़ पता चलें और स्कॉलर्स के जो व्यूज़ हैं आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आप ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से भी हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि आपकी आंसर राइटिंग में एक वैल्यू एडिशन ऐड कर सकते हैं। फर्दर मैंने उत्कर्ष द्विवेदी सर के कॉपीज़ को, इशिता किशोर मैम के कॉपीज़ को भी रेफ़र किया था ये समझने के लिए कि आंसर की स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से करनी है, आंसर की डिमांड किस तरीके से समझनी है क्वेश्चन की। कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कोट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिन पे हमें कमेंट करना होता है। ये क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एक बार टॉपर कॉपीज़ को पढ़ के ये समझें और अपने आंसर्स को टॉपर कॉपीज़ के साथ कंपेयर करें। जब आप ये करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप उस डिमांड को एड्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसमें स्लीपी की वीडियोस भी देखी हैं। स्लीपी क्लासेस के जो आपने फ्री लेक्चर्स डाल रखे हैं यूट्यूब पर, राइट, उनको लाइक काउंटलेस टाइम्स देखा है। स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। Sleepy classes has been the part of the journey from the very starting. I used to follow that 1-minute series plus the daily 5 questions that you put. सर आपके सारे वीडियोस मैंने 5-6 बार तो देखे ही। नोट्स की जहाँ तक की बात है मैंने सोलली शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स को ही अपना बेस बनाया था, बट मैंने ये इंश्योर किया था कि जो मैं नोट्स हैं उन्हें अलग इस तरीके से बना सकती हूँ कि अगर कहीं और किसी और रिसोर्स से आपको उस पर कुछ बेटर कंटेंट मिल रहा है या कोई और स्कॉलर अगर आप किसी में ऐड कर सकते हैं तो आप वो ऐड करिए। न्यूज़पेपर्स की मैंने जैसे बात की, वहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं जैसे प्रताप भानु मेहता, उपेंद्र बख्शी, C राजा मोहन, जिनका मेंशन काफ़ी इम्पैक्ट देता है हमारे आंसर्स में, तो आप वो सारी चीज़ें ऐड करें अपने आंसर्स में। बाकी मैम के क्रैश कोर्स के दौरान जो करंट अफेयर्स वाला मटेरियल है वो मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा है कंटेंट में। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसमें से कोई एक कंटेंट निकाल लें, कोई एक लाइन निकाल लें, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें निकाल लें जिसे ही आप आंसर में मेंशन करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ऑप्शनल के आंसर्स लिख रहे हैं तो आप अपनी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग दिखाएं। आप
ना केवल एक साइड आंसर का प्रेजेंट करें, आप उसका जो सेकंड पार्ट है वो भी दिखाएं। उसका क्रिटिकल एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही जब आप कंक्लूजन लिखें तो कंक्लूजन ऐसा लिखें जो हमारी अभी की कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंस रखता हो। फॉर एग्जांपल पार्ट 2B के लिए इंडिया की और रशिया के रिलेशंस के बारे में अगर बात हो रही है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कंक्लूजन में ऐसा कुछ दिखाएं जिससे हमारे रिलेशंस और स्मूदन हो सकते हैं फ्यूचर में। चाहे तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो आप यूज़ करें वर्ड्स लाइक लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, उसे उसकी थ्योरी के साथ लिंक करें ताकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखे सब्जेक्ट की। तो ऑप्शनल में आई थिंक मेन चीज़ यही है कि आप अपने नोट्स बहुत ज़्यादा कंसाइज रखिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग आप जितने अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं वो आप दिखाइए। ऑप्शनल की पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी के लिए मैंने उत्कर्ष द्विवेदी सर के ब्लॉग को काफ़ी अच्छे से पहले पढ़ा था। सर की स्ट्रैटेजी रहती थी कि वो पहले 20 मार्कर, 15 मार्कर, देन 10 मार्कर पे फोकस करने के लिए उन्होंने रेकमेंड किया था। मेरी स्ट्रैटेजी मैंने की थी कि मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करती थी दोनों ही पेपर के, उसके बाद मैं क्वेश्चन वाइज अटेम्प्ट करती थी और जो पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 10 मार्कर होते हैं उन्हें मैं लास्ट में अटेम्प्ट करती थी। ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि 10 मार्कर कभी कभी बहुत वेग आ जाते हैं, या तो 10 मार्कर ऐसे आते हैं जिन पे हमारे पास काफ़ी कंटेंट होता है कि हम 5 से 7 मिनट पे उससे सफिशिएंटली एड्रेस कर पाएँ। पर 20 मार्कर और 15 मार्कर में आप रिस्क नहीं ले सकते हैं कि आप उन क्वेश्चंस को छोड़ें। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उन क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट करें। पेपर जब ओपन होता है तब एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, इस कारण से मैंने अपने क्वेश्चन 1 पे पहले फोकस किया था। बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप 10 मार्कर में स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा टाइम ना दे दें कि आपके बाकी जो पार्ट है वो रह जाए। मेरी जो फर्स्ट पेपर था मेंस में ऑप्शनल का, उसमें मैंने 10 मार्कर पे 40 मिनट से ज़्यादा का टाइम दे दिया था, जिस वजह से मुझे लास्ट में जाके थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा अपने पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो उस टाइम पे हमारे कंटेंट में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, हमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से आती होती है बट ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू पैनिक हम वहाँ पे उसे एड्रेस नहीं कर पाते और फिर हमें बाद में ध्यान में आता है कि अरे हम ये चीज़ भी उसमें डाल सकते थे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, आप किसी भी क्वेश्चन पे ओवर एम्फसाइज ना करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा देना है तो सबसे पहले आप 20 मार्कर और 15 मार्कर में सबसे अच्छा कंटेंट दें। उसके बाद 10 मार्कर में अगर आप अब एवरेज कंटेंट भी लिख के आते हैं तो यू विल गेट सम गुड मार्क्स। फर्दर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ऑप्शनल की आंसर्स हम लिखते कैसे हैं। इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेंस के हर पेपर में, तो वैसे ही ऑप्शनल में भी इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पार्ट बी के एड्रेस कर रहे हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2, तो इट वुड बी बेटर अगर आप उसको थ्योरी के पार्ट से इंटरलिंक कर पाएँ। बट यू हैव टू मेक श्योर कि इंट्रोडक्शन आपका इतना लेंदी ना हो जाए कि आपकी बॉडी के लिए आपके पास कंटेंट हो पर आप उसे लिख ना पाएँ। ऐसा अक्सर होता है कि हम अपने इंट्रो पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर देते हैं कि हमारा 50% ऑफ पेज इंट्रो से भर जाता है। फिर हमारी जो मेन क्वेश्चन की डिमांड है उसके लिए हमारे पास कंटेंट तो है पर हम उसे लिख नहीं पाते, या फिर हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं प्रेजेंट कर पाते, या फिर कभी कभी कंक्लूजन के लिए हमारे पास जगह नहीं बचती तो हम लास्ट में 1 या 2 लाइन में उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन में ऐसा रखें कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी दिखाए और आपके क्वेश्चन से रेलेवेंस भी रखे। बहुत सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं कि आप हर टॉपिक के लिए, हर क्वेश्चन के लिए, हर तरीके के क्वेश्चन के लिए आप एक इंट्रो पहले से रेडीमेड बना के रख सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आपको इंट्रो बनाने में दिक्कत आती है रियल एग्ज़ाम में या मॉक्स लिखने में, तो आप वो चीज़ करके देख सकते हैं। बट बॉडी पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए आंसर के। उसके बाद एक क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए। मैंने अपने एग्ज़ाम में ये इंश्योर किया था कि अगर मैं 10 मार्कर भी लिख रही हूँ तो उसका इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन में ख़त्म हो, उसके बॉडी पे आऊँ मैं और उसका कम से कम 3 से 4 लाइन का एक क्रिटिकल एनालिसिस प्रेजेंट कर पाऊँ एंड देन 2 से 3 लाइन का एक कंक्लूजन मिल पाए। सिमिलरली 20 मार्कर के लिए कंक्लूजन 4 लाइन से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। 15 मार्कर के लिए भी मेरी सेम स्ट्रैटेजी रहती थी। 10 मार्कर में 15 मार्कर या 20 मार्कर हो, ये स्ट्रक्चर एक परमानेंट होना चाहिए। इंट्रो, मेन बॉडी, क्रिटिकल एनालिसिस एंड कंक्लूजन। तो आई थिंक आंसर राइटिंग की प्रेजेंटेशन इसी तरीके से रहती थी मेरी।
बाकी आपको बॉडी में अच्छा कंटेंट डालें, स्कॉलर्स को डालें, पर स्कॉलर्स को इतना भी ना ज़्यादा डाल दें कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना रख पाएँ। जैसा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि स्कॉलर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉलर्स लिखना इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक अगर आप एक 10 मार्कर में 2 स्कॉलर्स कोट कर रहे हैं, या फिर अगर आपको किसी क्वेश्चन में स्कॉलर नहीं भी आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस बार एक 10 मार्कर आया था जिसे हमें ब्रिटिश इम्प्रिंट्स ऑफ द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या पढ़े हैं वो दिखाना था। उसके लिए मुझे किसी स्कॉलर का ध्यान में नहीं आ रहा था, तो मैंने उसमें कोई स्कॉलर मेंशन नहीं किया था। तो 10 मार्कर में अगर आपको कोई स्कॉलर नहीं भी याद आ रहा है तो इट विल वर्क। 15 मार्कर में अगर आप एक स्कॉलर भी मेंशन कर रहे हैं, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो इट इज़ मोर देन इनफ। और अगर आप 20 मार्कर में 2 से 3 स्कॉलर्स भी डाल रहे हैं तो बहुत है। स्कॉलर्स को ही डालना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको आप कैसे दिखा पा रहे हैं कि हाँ आपको इशू पता है क्या है, या फिर आप उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ऑप्शनल में टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको बहुत सारी टेस्ट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो स्ट्रैटेजी हम प्रीलिम्स के लिए करते हैं, PYQ पे फोकस करना, वही बहुत इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। मैंने पर्सनली इनलाइट IAS अपने प्रीलिम्स से पहले डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के थ्रू कंप्लीट कर लिया था। इससे मुझे ये हेल्प मिली थी कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। अगर आप चाहें एक तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप इसे ले सकते हैं। मेंस के दौरान मैंने सिर्फ शुभ्रा रंजन मैम के टेस्ट ही लिखे थे, जिसमें से मैं फुल लेंथ अपने चेक नहीं करवा पाई थी क्योंकि मुझे टाइम का कंस्ट्रेंट हो गया था, तो मैं अपने टेस्ट चेक नहीं करवा पाई थी। बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप फुल लेंथ अपने टेस्ट चेक करवा लें तो दैट इज़ अ बेटर थिंग टू डू। सो दिस वाज माय ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शनल। फर्दर अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए या आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं अपने नोट्स अपने चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग DKD।